ओके सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फिर से। अच्छा देखो, तो फिर डिस्कस क्या करेंगे? सेल ऑफ गुड्स में बात हो रहा था, कमर्शियल लॉ पे। बिजनेस लॉ, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में डिस्कस कर रहे थे हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्या डिस्कशन चल रहा था? कंडीशंस एंड वारंटी। हाँ आयन, याद है तुझे? यस बोल। सर। कंडीशंस एंड वारंटी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, बिकॉज ये कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है ना, कोई भी गुड्स का जब सेल होता है, सेल ऑफ गुड्स में जो 1930s एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930s इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस जब भी करने जाते हैं वो सेल ही होता है। मतलब हम कोई ना कोई गुड्स ही सेल करते हैं किसी को। सर्विस को थोड़ा सा 2 मिनट साइड में रखते हैं, बट अल्टीमेटली गुड्स के ऊपर डिपेंड करके ही बाद में सर्विस। पहले गुड्स चाहिए, कोई भी बात कर लो, गुड्स इज फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड्स। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट किसी को सेल करे, किसी से बाई करे, तो अल्टीमेटली वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, उसका भी एक पूरा डिटेल्स था, आप लोग शायद इंट्रोडक्शन क्लास में देखे थे कि गुड्स के बारे में क्या कहता है। गुड इवनिंग शुभो। হ্যাঁ দাদা, গুড ইভিনিং। ওকে, এই জাস্ট স্টার্ট করলাম, সেল অফ গুডস অ্যাক্ট জাস্ট স্টার্ট করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, মানে লেট হয়ে যাবে একটু। অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে চল। তো সেল অফ গুডস অ্যাক্টের একটু ইন্ট্রো, একটু মিড টপিক আছে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক কি প্রবলেম হবে। একটু শুরুতে একটু প্রবলেম মনে হবে, আফটার দ্যাট ধীরে ধীরে ওকে লাগবে। ओके, तो बेसिकली जो बात मैं कर रहा था सर आप सबसे, कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में बात कर रहे थे। तो चलो एक बार मैं काम करता हूँ, लास्ट क्लास को थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ और उसके साथ साथ आगे का चर्चा को बढ़ाता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग मैटर है। कंडीशंस एंड वारंटी के अंदर ही हम लोग बात करेंगे केविट एम्प्टर बोल के, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा, केविट एम्प्टर, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में। तो इंटरेस्टिंग एरिया है, तो चलो एक एक करके बात को बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ओके, आई थिंक स्क्रीन शेयर है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग। स्क्रीन शेयर है ना सर? হ্যাঁ দাদা। ओके, तो बेसिकली मैं कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में जो लास्ट क्लास में भी बोला था, ये सेकेंड डे में कंडीशंस एंड वारंटी का कुछ एरियाज है उसको कवर करूंगा। तो बेसिकली ये कंडीशंस एंड वारंटी में एक बेसिक एरिया क्या है, व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी, जो मैं लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। आज बस मैं रिकॉल करके फिर फ्रेश एरिया में जाता हूँ, मतलब डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली व्हाट इज कंडीशंस, जब कोई गुड्स को सेल करते हैं तो कंडीशंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे ना उसका एक कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है, जो स्टिपुलेटेड है होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वारंटी जो होता है ना, वो स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है, मतलब मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो अटैच रहता है, बट वो कोलैटरल है। मतलब जैसे ये एसेंशियल है, कंडीशंस कोई भी गुड्स का एसेंशियल पार्ट माना जाता है, बट वारंटी इज नॉट द एसेंशियल पार्ट। वारंटी कोलैटरल होते हैं, मतलब गुड्स के साथ कंडीशंस आएगा, कंडीशंस के साथ वारंटी आएगा। जैसे सिंपल बात है कि गुड्स डिलीवरी करना है, ये उसका कंडीशंस है, स्टिपुलेटेड है कि गुड्स डिलीवरी होगा, बट उसका वारंटी वगैरह वो तो डिलीवरी करने के बाद का विषय है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इसके डिटेल्स चर्चा किए थे, राइट इन कैश ऑफ, इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन रिपुडिएट, मतलब उसको फिर से रिपुडिएट कर सकता है इन द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस अगर कंडीशंस टूटता है ना। ब्रीच, ब्रीच मतलब क्या? टूट जाना, है ना, आप लोग जानते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी केस में जब ब्रीच मतलब बेसिकली टूट गया, बंधन टूट गया, मतलब आपने जो वादा किया था वो वादा टूट गया। द एग्रीड पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस, और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अगर कंडीशन टूटता है तो वहां पर वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है या फिर रिपुडिएट भी कर सकता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बोल सकते हैं कंडीशंस वापस करो। अगर वारंटी टूटता है तो एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, वारंटी टूटने से वो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट को दोहरा नहीं सकता। ठीक है, तो कन्वर्शन ऑफ स्टिपुलेशंस, ब्रीच ऑफ कंडीशंस में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कंडीशन टूट गया तो वारंटी भी टूट गया, और अगर वारंटी टूटा तो इसको कंडीशन टूटना नहीं मान सकते, बिकॉज वारंटी इज द पार्ट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारा एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। तो मैं बस आप लोगों को एक बार रिकॉल कराया, अगर मैं प्रीवियस क्लासेस में ना
डिटेल्स में मैं इसके बारे में बात किया था, आप लोगों को याद होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल्स भी, काफ़ी सारे एग्जांपल्स किया था, बट एक एग्जांपल्स मुझे भी याद आ रहा है कंडीशंस एंड वारंटी पे। जैसे कि ये एक एग्जांपल्स एक बार फिर से रिकॉल हम कर सकते हैं आप लोगों के साथ। जैसे P wants to purchase a car from Q। P चाहते हैं कि Q से एक कार खरीदे। ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप लोग रिकॉल कर लो एक बार। Which can have a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, P जो कार Q से बाई करना चाहता है, उस कार का माइलेज कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल भरेंगे तो वो 20 किलोमीटर मेरा कार जो है वो मार्केट में दौड़ेगा। Q पॉइंटिंग एट अ पर्टिकुलर व्हीकल और बोला कि दिस कार विल सूट यू। Q जो है वो बोला कि ये कार अच्छा रहेगा, ये आप पे सूट करेगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, दैट इज 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देगा, माइलेज देगा। लेटर P buys the car but finds out later on that this car only has a टॉप माइलेज कितना है इसका? 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो जहां पर हमें कितना चाहिए था? P को कितना चाहिए था? P को चाहिए था 20 किलोमीटर पर लीटर, बट इसको मिला कितना? 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ये ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ सर? ब्रीच ऑफ कंडीशंस हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज बोलिएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था ना? 20 किलोमीटर की जगह अगर आपको 15 किलोमीटर का मिलता है, अभी स्टार्टिंग में ही, ऐसे नहीं कि 2 साल 4 साल बाद, एकदम स्टार्टिंग पहला 1-2 महीने में ही अगर आपको माइलेज 20 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर मिलता है, तो क्या कंडीशन टूट रहा है यहाँ पर? प्लीज टेल मी सर, बोलिएगा, क्या ये कंडीशन टूट रहा है यहाँ पर? हेलो प्रिया, रोशनी, बोलो सर। Yes, sir. Yes, sir. I'm sure. ओके आयन, कंडीशन टूट रहा है बिकॉज द सेलर। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कह रहा है। कोई कुछ कह रहे थे क्या? ओके, बिकॉज द सेलर मेड द स्टिपुलेशन, यहाँ पर सेलर ने स्टिपुलेशन लगाया था, विच फॉर्म्स द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि यस स्टिपुलेशंस क्या था कि 20 किलोमीटर पर लीटर में ये गाड़ी आप पे सूट करेगा, ये स्टिपुलेटेड था। इन दिस केस द माइलेज वाज अ स्टिपुलेशन दैट वाज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जो बंदा कार खरीदने गया था उसके लिए, मतलब जो बायर था उसके लिए माइलेज बड़ा ही, उसके लिए माइलेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है, तो माइलेज इतना इंपॉर्टेंट था, बट माइलेज तो रहा ही नहीं। 20 किलोमीटर का माइलेज जरूरी था, बट यहाँ पर तो माइलेज अल्टीमेटली कुछ काम नहीं किया। गुड इवनिंग, समझ ही नहीं पाया मेरा बात। अच्छा, तो बेसिकली क्या बात हो गया सर? P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर एंड Q पॉइंटिंग एट ए पर्टिकुलर व्हीकल। तो पूरा का पूरा खेल माइलेज पे था कि भाई उसको माइलेज सही था। तो इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल्स था इसमें माइलेज वाज अ स्टिपुलेशन दैट वाज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस इट्स ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। तो अगर माइलेज पे ही बात बना था और माइलेज ही नहीं रहा तो फिर कंडीशंस ब्रीच हो गया। सिमिलरली जब वारंटी की तरफ देखते हैं, वारंटी क्या है? Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the claim of damages but not a right to reject the goods। अगर वारंटी इस पर्टिकुलर गुड्स के साथ था, कुछ भी डैमेज होता था, सपोज आपका गाड़ी में कुछ बाद में कुछ दिन चलाने के बाद प्रॉब्लम हो जाता था, तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। बट आप वारंटी अगर आपको नहीं मिलता है तो इस केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे वारंटी नहीं मिला तो मैं गुड्स ही रिटर्न कर दूंगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज वारंटी इज नॉट दी मेन कंडीशंस। ओके, कंडीशन टूटने से आप जरूर बोल सकते हो कि मैं कैंसिल करना चाहता कॉन्ट्रैक्ट को, पर वारंटी टूटने से आप ऐसे नहीं बोल सकते, जो मैं आप लोगों को 2 मिनट पहले ही बताया कंडीशंस एंड वारंटीज का पूरा डिफरेंस है। ठीक है, तो विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये कंडीशंस एंड वारंटी का बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस में बड़े बड़े बिजनेस का बात करें तो यही इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता है सर। इसके ऊपर और एक एग्जांपल्स भी था, राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर ए कार सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट, मतलब मारुति कार अल्टीमेटली अनफिट निकला। टूरिंग पर्पस मतलब बिजनेस के लिए ना, वो घूम घूम के एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेगा उसके लिए। हियर द टर्म दैट द कार शुड बी सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस इज ए कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। It is vital that its non-fulfillment defeats the very purpose for which Ram purchased the car. Ram is therefore entitled to reject the car and have refund the price। पूरा का पूरा कंडीशन ही टूट गया, बिकॉज जो पर्पस के लिए गाड़ी मांगे थे वो पर्पस फुलफिल हुआ ही नहीं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात था, लेट अस एज्यूम राम बाइज ए न्यू मारुति कार फ्रॉम ए शोरूम एंड द कार इज गारंटेड, वो गारंटी दे रहा है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंडर नॉर्मल यूजेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर नॉर्मल यूजेज में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वो गारंटी दे रहे हैं, उसको कुछ चेंज करके देगा या ठीक करके देगा ओरिजिनल परचेज पे। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देयर इज ए वारंटी फॉर रिप्लेसमेंट of defective part if it cannot be properly repaired. After 6 months, Ram finds that horn of the car is not working, and in this case he cannot terminate the contract because horn पैं काम नहीं कर रहा है, तो आप गाड़ी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो वो वारंटी का, बोलो सर, बोलो बोलो सर, बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया, पहले बोलना चाहिए था ना, मैं बोलते जा रहा तब से। अब ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले वाला एग्जांपल तो क्लियर हो ही गया था। अब क्लियर है ना? अब दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, अब स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। सॉरी सर, सॉरी, मैं एक्चुअली देखा ही नहीं कि स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? ऑन है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए फिर वो लोग बोलेगा सर क्लास मिस हो गया। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल समझ में आया सर? कि अगर आप शोरूम से गाड़ी ले रहे थे और शोरूम का गाड़ी वाला आपको बोला कि भाई आपको गाड़ी में अगर 1 साल के अंदर नॉर्मल यूजेज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपको गारंटी दे रहा है कि आपको ठीक करके देंगे। तो सिमिलरली क्या हुआ कि 6 मंथ्स बाद आपका हॉर्न काम नहीं किया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप गाड़ी नहीं लेंगे। The Ram finds that horn of the car is not working here. In this case, he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with a new horn. Ram gets a right to claim for damages. वही मैं बोल रहा था ना आपको, अगर वारंटी आपको नहीं मिल रहा है या फिर वारंटी में अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, बट वारंटी नहीं मिल रहा है बोल के आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इफ एनी सफर्ड बाय हिम बट नॉट राइट ऑफ रेपुटेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही मतलब फिर से कैंसिल करना चाहते हो, ये वाला राइट आपको कंडीशंस में मिल सकता है बट वारंटी में नहीं मिल सकता। तो ये बेसिकली मैं आपको कंडीशंस एंड वारंटी को पूरा का पूरा रिकॉल करवाया लास्ट क्लास के साथ। ठीक है, बेसिकली इसके ज़्यादा ही डिस्कशंस था, बट आई थिंक कंडीशंस एंड वारंटी रिकॉल तो हो गया होगा सर। हाँ सर, बोलो एक बार, कंडीशंस एंड वारंटी रिकॉल हुआ ना, कि क्या कंडीशंस होता है और क्या वारंटी होता है? प्लीज़ एक बार बता दो, तो फिर मैं आगे फ्रेश कॉन्सेप्ट में बात करूंगा सर। हेलो, बोलो सर, यस ना? यस सर। तो थैंक यू सर। तो एक्सप्रेस एंड कंडीशंस का एंड वारंटी दो तरह का होता है सर, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। इसके बारे में भी चर्चा मैंने किया था सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, इसके बारे में बड़ा अच्छे से कहा गया है कि व्हाट इज एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज एंड व्हाट इज implied. जैसे condition and warranties may be either express or implied. They are expressed when the terms of the contract expressly state them. They're implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by law in the contract of sale. Express condition are those which are agreed upon between the parties at the time of contract are expressly provided in the contract. मतलब ना जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो उस टाइम पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक्सप्रेस कंडीशंस बनता है, बट इम्प्लाइड जो होता है ना वो एक्चुअली बाय लॉ होता है। मतलब ये लॉ के कारण बन जाता है कि ये तो है ही, मतलब ये तो मतलब कंडीशंस का पार्ट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, इम्प्लाइड है। ठीक है, तो एक्सप्रेस मतलब जो बोल के या लिख के या तो रिटन में या तो ओरल में होगा, लेकिन इम्प्लाइड मतलब जैसे कि ये सब भी बात किया था हम लोगों ने, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। याद आ रहा है क्या सर? मैं एक बार एग्जाम्पल्स दे दूं आप लोगों को फिर से। कंडीशन एज टू टाइटल के बारे में मैं आप लोगों को बोला था, जैसे कि एक बंदे ने, टाइटल क्या होता है, इंप्लाइड कंडीशन समझो सर। ए परचेस्ड ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। ए ने बी से ट्रैक्टर खरीदा बट बी का ओनरशिप, ठीक है, बी हु हैड नो टाइटल टू इट, मतलब बी का ट्रैक्टर ही नहीं है, मतलब मेरा ट्रैक्टर नहीं है, मैंने ए को बेच दिया। क्या गजब बात है, जो चीज मेरा नहीं है वो मैं किसी और को कैसे सेल कर सकता? हाँ सर, कंडीशन एज टू टाइटल, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सेक्शन 14 सब सेक्शन ए मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल को टच कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है, ए परचेस ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर निकल गया सर, जो सही बंदा था उसका अता पता चल गया। ठीक है, द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर, उसको दिख गया भाई मेरा ट्रैक्टर ये इसके पास कहाँ से आ गया, वो डिमांडेड इट फ्रॉम ए, ही हेल्ड दैट ए वाज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू इट्स ट्रू ओनर। और ये बाध्य है, ये बोल ही नहीं सकता कि भाई मैं बी से तो लिया तुम बी को जाके बोलो। अरे नहीं यार, आपको पास क्या ओनरशिप टाइटल और टाइटल ट्रांसफर हुआ क्या बी आपको गाड़ी का ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर कर पाया? अगर नहीं कर पाया तो फिर अगर वो बोल रहा है ऑब्वियसली, अगर आफ्टर 2 months ट्रू ओनर उसको देख लिया तो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये आपका है, तो फिर बताओ कैसे। ठीक है, तो एंड दैट ए कुड शू बी द सेलर विदाउट टाइटल, ए सी बी को सू कर सकता है क्योंकि वो टाइटल बिना ही गाड़ी सेल कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द परचेस प्राइस, क्योंकि वो परचेस प्राइस दिया था ना, खरीदा तो दाम दिया था। तो टाइटल इज बहुत इंपॉर्टेंट सर, अगर कोई किसी की चीज का ओनर नहीं है तो फिर अगर वो आपको बोलता है कि भाई ये चीज रख ले अपने पास, ठीक है, तो फिर अगर बाद में कभी कुछ लीगल इश्यूज आ जाए या फिर बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसीलिए किसी भी चीज का खरीदारी करने से पहले उसका ओनर को ढूंढ के ही आप उसका खरीदारी कीजिए, कि प्रोडक्ट का ओनर ना मिले तो ऐसे प्रोडक्ट में कभी ना हाथ लगाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल याद आ गया, ये हमारे कोलकाता में मे बी शुभ मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है। शुभ, शुभ तुझे मेरा आवाज आ रहा है? हेलो शुभ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? है दादा, अच्छा, एकदम ठीक ठाक। ओके। बेसिकली मैं जो बात कर रहा था कि ये हमारे कोलकाता में स्पेशली देयर आर कुछ ऐसे एरियाज है, मैं जितना सुना कि ऐसे भी कुछ जमीन जगह को लेके ना लोगों के अंदर बाइंग और सेलिंग चलता है, स्पेशली न्यू टाउन एंड उसके आसपास के एरियाज में। एक टाइम पे बहुत चलता था, आजकल भी शायद चलता होगा। मतलब प्रॉपर पेपर्स ही नहीं है बहुत सारा एरिया का, मतलब कौन एक्चुअल ओनर है पता ही नहीं है। ऐसा सच में है क्या? मतलब इस ये सब एरियाज में, ये जो न्यू टाउन का मैं एरिया ओपन किया, कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं फाइंड आउट करना कि एक्चुअली इस जमीन का रियल ओनर कौन है उसको ढूंढने में। हाँ, क्या ऐसा है सुबह? কি রে, শুনতে পাচ্ছিস? আমি কি বলছি আমার কোশ্চেনটা বোঝা গেল কি? हेलो। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, प्लस एक लैंड पे 2 ओनर हो जाते हैं। हाँ वही, मैं एक्चुअली मैं काफ़ी केस में ऐसा देखा। ठीक है, कि देर आर लॉट्स ऑफ लैंड की इसका मतलब एक्चुअली इसका वैल्यूएशन बढ़ा है। तो शायद आज से 20 साल 25 साल या 30 इयर्स बैक कोई ओनर था, ठीक है, किसी ज़मीन का कोई ओनर था, बट वो ओनर जो था एकदम बेचारा टाइप का था, मतलब उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, नॉर्मल एग्रीकल्चर करता था, खेती बाड़ी करता था। तो उसको कोई बोला कि भाई ज़मीन बेच दो, तो 1 लाख 1.5 लाख में ज़मीन ले लिया उनसे। फिर बाद में वो एक्चुअल ओनर को कहाँ गायब कर दिया, फिर वो कोई और उसको अपने नाम पे किया, बट उसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस कुछ भी कंप्लीटेड नहीं है। फिर वो बोल रहे कि मैं इसका ओनर हूँ, फर्जी पेपर निकाल लेता है। फर्जी पेपर मतलब डुप्लीकेट पेपर। फिर वो बाद में किसी और को सेल करने जाते हैं। फिर जब वो सेल करने के लिए आते हैं ना, तो उसका एक एक्चुअल नंबर जब स्टैंप ड्यूटी वगैरह देना पड़ता है ना, तो गवर्नमेंट के पास प्रूव होना पड़ता है, और सही ओनर कौन है जमीन का उसका पता लगाने में मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रिया ने भी बोल रहा है सर, कि एकदम ये हमारे कलकत्ता में भी है और बहुत सारे जगह में ऐसे दिखता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जमीन का केस तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ प्रॉपरली नहीं है, वो प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। बट अगर मैं कोई भी गुड्स के बारे में ये बात करूं, कंडीशन एज टू टाइटल, तो हमें हमेशा इसका ध्यान रहना चाहिए सर, कि कंडीशन एज टू टाइटल दैट इज सेक्शन 14 सबसेक्शन ए में इसको बहुत अच्छे से कहा गया है। ठीक है, जैसे ब्रांड के बारे में भी, इफ ए सेल्स बी टीम्स ऑफ कंडेंस मिल्क लेवल्ड सीडीए ब्रांड एंड दिस इज प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सी एन कंपनी ट्रेडमार्क, मतलब ये किसी दूसरे कंपनी का ट्रेडमार्क यूज करके आप दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ऐसा केस में आपका ये राइट नहीं है कि आप दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो किसी दूसरे कंपनी का डुप्लीकेसी करके। तो किसी का ब्रांड डुप्लीकेट करना इज नॉट अ गुड थिंग, वो तो कॉपीराइट में भी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, और साथ में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन एज टू टाइटल का केस में फंस जाएगा, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए। तो अब बाद में जो एक्चुअल बायर है वो डैमेज क्लेम कर सकता है, वो अपना जो भी कवर मतलब जो पेमेंट किया था वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो सब चीज़ बोला हुआ है लॉ में। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस में प्रॉब्लम होगा तो उसको रेक्टिफाई करने का भी जगह
सेल ऑफ गुड्स देता है। और आप लोग जैसे जानते हो कि सेल ऑफ गुड्स तो बिजनेस का सबसे बड़ा जान माना जाता है, बिकॉज इसके बिना तो बिजनेस नहीं ना। सेल बाय डिस्क्रिप्शंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशंस किया था ना सर, सेल बाय डिस्क्रिप्शंस, इसमें भी बड़ा अच्छा बात हुआ था कि ए at Kolkata sells B12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that silk shall be such as is known in the market as waste silk. मतलब जो सेल का नाम था वो वेस्ट सिल्क, ये वो सेल का नाम ही है, ठीक है। तो 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata, there is an implied condition that the silk shall be such as is known in the market as waste silk. If it not, B is entitled to reject the goods. उसका नाम ही है वेस्ट सिल्क, अगर वो ऐसा नहीं दिखता है डिस्क्रिप्शंस में तो वो सिल्क वो इग्नोर कर सकता है। Similarly, a ship was constructed to be sold as copper first end vessels, but actually it was only partly copper first end, मतलब पूरा का पूरा copper first end नहीं है ये, तो फिर इन दैट केस डिस्क्रिप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा है तो गुड्स रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे डिस्क्रिप्शंस में आप बोल रहे हो आपके गुड्स के अंदर वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो बायर बाद में, क्योंकि वो बायर के साथ धोखा हो रहा है ना, तो वो बाद में क्लेम कर सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल ये सब भी इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के पार्ट ही माना जाता है। जब सेल बाय सैंपल होता है, जैसे कि इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 parcel ऑफ व्हीट, ठीक है, 2 parcels ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं जिससे आटा बनता है। द सेलर अलाउड द बायर एन इंस्पेक्शन ऑफ द स्मॉलर parcel बट नॉट द लार्जर parcel, मतलब एक छोटा बहुत बड़ा एक बोरा है 50 kg का, एक गेहूं का बोरा है, ठीक है, सेल करना है 50 kg का। नॉर्मली ऐसे ही होता है रियल लाइफ में, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत भी कि ये जो व्हीट वगैरह का जो पैकेजिंग होता है ना, ये 50 kg का ही होता है नॉर्मली। तो 50 kg का पैकेट सेल करना है, लेकिन आपने एक 1 kg का पैकेट में सैंपल सेल किया, ठीक है। तो 1 kg का सैंपल में आपने जो व्हीट दिया, ठीक है, ठीक है, जैसे कि गेहूं में बहुत पॉपुलर है सरवती गेहूं, ठीक है। सर मुझे कैसे पता ये एक्चुअली, क्या सर आपसे गेहूं का डीलरशिप हो? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली मैम की फैमिली बिजनेस है, ठीक है। तो उनकी फैमिलीज में ये गेहूं चावल ये सब, स्पेशली गेहूं वगैरह का काफ़ी फेमस डीलिंग करता है ये लोग, फैमिली बिजनेस है। तो उनके मुंह से मैं कई बार इसका सुना हूँ। सरवती गेहूं मध्य प्रदेश राजस्थान में बड़ा फेमस है, मतलब इसका आटा जो होता है ना सरवती आटा, अगर कभी आप लोगों ने रोटी खाया सरवती आटा का तो शायद नॉर्मल आटा, ये गणेश वगैरह आटा खाना भूल जाओगे। ये गणेश आटा, आशीर्वाद आटा कुछ नहीं है, एकदम बेकार आटा है, इसमें तो फाइबर ही नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मल व्हीट जो है, जो नॉर्मल व्हीट खरीदो और उसको पिसाई करो और उसको खाओ, देखो क्या तंदुरुस्त खाना खाओगे आप लोग। ये गणेश वगैरह ये सब मत खाया करो, सच में बेकार एकदम है, रोटी में कोई जान नहीं है। क्या मैं सच बोला? जो लोग रोटी खाना पसंद करते हो थोड़ा बहुत भी, हेलो, आइडिया है सर ये व्हीट के बारे में? हाँ चलो सर बढ़िया है। प्रिया, प्रिया को आइडिया है सरवती गेहूं का? हाँ सर, क्या क्या आप नाम बोल देते हो समझ में नहीं आता। ओके, इनकी इनकी जानते हो सरवती गेहूं के बारे में? नो सर। नो सर, ठीक है, कभी ऑर्डर किया कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है सर, उसका रोटी खाओगे सीरियसली बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मिलता नहीं, थोड़ा दाम ज़्यादा है ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है सर, चलो सरबती आटा सबको पहचानने के पड़े, हम पागल हो रहे हैं। सरबती आटा নাকি বললেন ওটা বুঝতে পারলাম না। हाँ सरबती आटा, ये एक ब्रांड है सरबती बोल के, मतलब অনলাইনে अवेलेबल? हाँ हाँ मिल जाएगा, दाम ज़्यादा होगा, दाम थोड़ा नॉर्मल आटा से ज़्यादा होगा बट अच्छा है। ये सरबती गेहूं खरीद के पिसाई कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं सरबती लिखा, सरबती आटा, हाँ मिल जाएगा, ये देखो। अच्छा ये पैकेजिंग में भी बेच रहा है ये कंपनीज भी, बट इनका मत लिया करो। मैं तो बोलूँगा कि आप ये देखो आशीर्वाद सिलेक्टेड प्रीमियम शरबती आटा, मत लिया करो। शरबती गेहूं अगर ले सकते हो और उसको पीस के खाओगे तो सस्ता गिर जाएगा, बट हाँ अगर आशीर्वाद का ही ले सकते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो गेहूं है ना, इसका क्वालिटी कुछ और है। तो बेसिकली मैं क्यों सरबती के पीछे पड़ा हूँ कि बहुत केस में ऐसा दिखता है कि वो सैंपल में नॉर्मल जो व्हीट है उसको सेल कर रहा है। मतलब एक्चुअली अगर आपको गेहूं का पहचान नहीं है ना, सपोज आप एक व्हीट डीलर बनना चाहते हो और आपको अगर व्हीट का पहचान नहीं है तो फिर मुश्किल क्या है कि आप गलत व्हीट चूज कर लोगे, ठीक है। तो आपको देगा कुछ और फिर बाद में देगा कुछ, तो इसमें सैंपल सेल बाय सैंपल्स में आप फंस जाओगे,
ठीक है। तो बेसिकली इसी के चलते मैं तब से इतना सारा बात कर दिया। ठीक है सर, चलो तो ये तो कुछ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट था। सुबह बुझते পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। Okay. Okay. So in case of sale by sample of 2 parcels, the seller allowed the buyer of inspection of the smaller parcels, but not the larger parcel. In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse to take the parcel of wheat. Okay. तो इस तरह से एक company sold certain shoes made of special sole by sample from the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspections. Held the buyer was entitled to refund the price plus damages. कहाँ फ्रेंच आर्मी का सैंपल्स था, उसमें कहाँ पेपर घुसा दिया, तो फिर ये तो ऑब्वियसली आप बाद में क्लेम कर सकते हो। तो जो आप सैंपल्स पे बोल रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बाद में इसके रिगार्डिंग मतलब डैमेजेस क्लेम वगैरह हो सकता है, बिकॉज कंडीशन ही टूट रहा है। ठीक है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये भी कंडीशन है। ए एग्रीड विद बी टू सेल सर्टेन ऑयल, ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल, the goods tendered were equal to sample but contained a mixture of hemp oil, B can reject the goods। आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ इसमें आप लोगों को मास्टर्ड ऑयल के साथ एक ऑयल का एग्जाम्पल दिया था। कोई मुझे बता सकते हैं सर मास्टर्ड ऑयल प्लस किसके बारे में एग्जाम्पल दिया था? आजकल मार्केट में बड़ा चलता है, मास्टर्ड ऑयल के साथ एक ऑयल को मैच मिक्स कर दिया जाता है। कोई बताएगा मुझे सर कौन सा ऑयल का palm बात oil। कर? हाँ पाम ऑयल बेसिकली, थैंक यू सर। तो ये ऐसे चलता है मार्केट में, मास्टर्ड के साथ पाम ऑयल को मिक्स करके बेच रहा है। पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट, याद रखिएगा सर, ये अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा एकदम नहीं है। वो पाम ऑयल खरीदो, दिया वगैरह जलाओ, ठीक है, बट नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन सस्ता पड़ता है, इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है और भी दूसरा काम पे लग सकता है, बट सस्ता है पाम ऑयल। ओके। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ए बॉट a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth. He rejected the set of teeth and claimed the refund of price. Obviously, टीथ के केस में तो उसका फिट होना बहुत जरूरी है। It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. मतलब आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि टीथ फुलफिल करना है आपके जो जॉ है उसके अंदर, ठीक है, तो माड़ी के अंदर वो फिट होना जरूरी था, वही नहीं फिट हुआ तो आप रिप्लेस कर सकते हो, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेल एज वेल एज सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू सॉरी क्वालिटी और फिटनेस, ये क्वालिटी और फिटनेस 16 सबसेक्शन 1 में बोला था, ठीक है। एंड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मतलब जो चीज एक्चुअली बेचने लायक हो, ठीक है, अगर प्रोडक्ट बेचने लायक ना हो तो फिर आप उस पर क्लेम कर सकते हो। तो ये सब सेल में बहुत डिटेल्स में कहा गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। जैसे एग्जाम्पल 13, ये सब मेरा लास्ट क्लास में ना थोड़ा बोला हुआ है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट किया सर। If a person order motor horns from a manufacturer of horns and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packing, he is entitled to reject them as unmerchantable। मतलब देखो, मतलब अगर आपको कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट मिलता है तो क्या वो प्रोडक्ट आप लोगे? तो वो मर्चेंटेबल है ही नहीं। तो जो चीज मर्चेंटेबल नहीं है तो वो तो ऑटोमेटिकली आप उस पर रिजेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी कंडीशन टूट रहा है, तो क्या बोल रहे हैं सर? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो ये सब सेक्शंस के हिसाब से बोल रहा है, तभी जाके तो कोर्ट में जब केस लड़ा जाता है ना सर, तो कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर बड़ा केस हो तो फिर बड़ा कोर्ट में भी जा सकता है। But example 14, a bought black velvet cloth from C and found it to be damaged by white ants, held the condition as to merchantability was broken. Condition as to wholesomeness. What is wholesomeness? A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. A ने F को मिल्क दिया बट वो मिल्क के अंदर टाइफाइड का जर्म्स है। ये आजकल जर्म्स वायरस सुनने से ही डर लगता है, ठीक है। जैसे चाइना में जो हुआ था, ऐसे बोला गया था कि एक रेस्टोरेंट मार्केट एरिया है जहाँ पर बैट या पैंगोलिन से बेसिकली कोरोना का उत्पत्ति हुआ था। हम लोग आजकल भूल गए, आजकल सब इंडियन स्ट्रेन्स के पीछे पड़े हैं, बट जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले चाइना में हुआ था, तो ऑब्वियसली उसका जड़ तो चाइना में ही है, इसमें तो कोई मतलब दोहराई नहीं है सर। कहाँ है चाइना में वो जड़, वो ढूंढना अभी भी, मतलब वो लोग तो बताए नहीं सर, वो लोग तो बताए नहीं। जो भी हो, इफ वाइफ कंज्यूम्ड द मिल्क एंड वाज इन्फेक्टेड एंड डाइड। क्या भयंकर हालत चल रहा है चारों तरफ। फिर भी चलो सर, मैं हम लोग आप लोगों को नेगेटिव एरिया में लेके नहीं जाना चाहता, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो ए सप्लाइड एफ विद मिल्क, द मिल्क कंटेंट टाइफाइड जर्म्स, एफ्स वाइफ कंज्यूम्ड द मिल्क एंड वाज इन्फेक्टेड एंड डाइड, हेल्ड देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वाज लायबल टू पे डैमेजेस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इम्प्लाइड कंडीशंस था। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया? याद आया एक बार फिर से? आयन, स्नेहाशीष बोलो सर एक बार।
Yes, sir. sir. ओके, इम्प्लाइड वारंटीज पे एक बार बात कर लेते हैं। इतना देर से हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस पे बात कर रहे थे। अच्छा ये शुभो, तेरे को समझ में आया इम्प्लाइड कंडीशंस क्यों? मतलब बेसिकली कोई भी गुड्स को सेल करना है तो उसका कंडीशंस एंड वारंटी फुलफिल होना जरूर। हाँ কোনো बोल। কোনো জিনিস অনেক সময় বড় কোম্পানি কেনার সময় এই টার্মস গুলো থাকে। यस एग्जैक्टली। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है ना, तो वो बायर और सेलर के बीच में सेटलमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए लॉ को बताना पड़ता है, सेक्शंस पे लिखना पड़ता है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इस तरह से इसको बोल के रखा है। जब बाद में यही सब मैटर को लेके बाद में कोर्ट में केस लड़ेगा, कंज्यूमर फोरम में केस लड़ेगा, अगर यही केस अगर बाद में बहुत बड़ा केस बन के हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल में भी जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा वो मैगी में लेट ज़्यादा होने के कारण मैगी को बैन किया गया था, याद है आप लोगों को? 2016 मोस्ट Yes, प्रोबेबली। sir. हाँ, हाँ तो वो क्या था? सेल ऑफ गुड्स के कारण ही तो था कि वो मैगी का जो डिस्क्रिप्शंस का कॉन्सेप्ट था उसमें एज पर दी फैसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंसिंग जो कंपनीज है, उस फूड उसका केस कभी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर मिल जाए। क्या प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में, ये कहाँ से आ जाता है, जाता ही नहीं है। तो ठीक है, बाद में दिखाऊंगा। ये एरिया जाता नहीं है तो फिर मैं इसको क्लोज नहीं कर पाता। ठीक है, चलो बाद में बताते हैं। तो बेसिकली वही कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी हो, बाद में मैगी ने अपना वो एज पर लाइसेंसिंग मोड में आना पड़ा उसको, और जो वो डिस्क्रिप्शंस में बताया उसी के हिसाब से उसको एज पर फूड लाइसेंसिंग नॉर्म्स के हिसाब से ही उसको बनाना पड़ा, मैगी का जो भी डिटेल्स है। ठीक है, और तब जाके मैगी फिर से मार्केट में बिजनेस कर पाया। Implied warranty क्या है सर? It's a law implies into the contract of sale. In other words, it is a stipulation which has not been included in the contract of sale in express words, but the law presumes that the parties have incorporated it into their contract. It will be interesting to know that implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties. This may also exclude by the course of dealings between the parties or by usage of trade. सेक्शन 62 में बताते हैं क्या है, मैं थोड़ा डिटेल्स में जाता हूं। जैसे कि इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में तो आप लोग तब से सुन रहे हो, अब इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुनो। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, एंड warranty as to non-existent encumbrances and disclosure of dangerous nature of goods. What is this? क्या है ये? ध्यान से सुनना। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजिशंस बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट माना जाता है सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से। an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quite possession of the goods. That is to say, if buyer having got possessions of the goods is later on disturbed in his possessions, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. जैसे कि वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजिशंस। ठीक है, एक्स बाइज ए लैपटॉप फ्रॉम वाई, ध्यान से सुनिएगा सर, एक्स ने वाई से एक लैपटॉप खरीदा। After the purchase, X spent some money on its repair and uses it for some time. Unknown to the parties, it turns out that laptop was stolen. Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. X ने किससे खरीदा था लैपटॉप सर? Y से। After the purchase of X spends some money on its repair and uses it for some time. Unknown to the parties, it turns out that laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for a breach and X is entitled to the damages of not only the price but also of the cost of repairs. आप लोग बात समझ रहे हो सर? मतलब एक्चुअली ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि X ने जो Y के पास से लैपटॉप खरीदा था, ये लैपटॉप एक्चुअली Y का भी प्रॉपर नहीं था। After the purchase, X spends some money on its repair and uses it for some time. बहुत अच्छा, X ने बहुत दिन तक इसको ठीक ठाक करके यूज भी किया। Unknown to the parties, it turns out that laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. ठीक है, मतलब अगर ये चला गया तो फिर राइटफुल ओनर के पास आना चाहिए। ऐसे तो अभी दिख रहा है कि राइटफुल ओनर कौन है? X है। Y यहाँ पर मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? Y हो जाएगा। Y shall be held responsible for a breach and X is entitled to damages of not only the price but also cost of repairs, because X ने जो कॉस्ट में खरीदा था वो तो ठीक था, उसके साथ साथ वो रिपेयर के भी चार्जेस दिया था, वो पूरा का पूरा अमाउंट वाई से क्लेम कर सकता है।
वो पूरा का पूरा अमाउंट वाई से क्लेम कर सकता है। ठीक है, अनडिस्टर्ब पोजीशंस, आप पोजीशंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी का, और उसको पाने के लिए अगर किसी ने कुछ खर्चा किया था तो वो खर्चा भी आप बाद में विथड्रॉल कर सकते हो, मतलब वो रिक्लेम कर सकते हो। बात समझ में आया सर? हेलो, बोलिएगा सर। हाँ दादा। Yes, sir. वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस बेसिकली मतलब सर कि रिस्ट्रेंट, बाधा। ठीक है, इनकम्ब्रेंसेस, इनकम्ब्रेंसेस में बेसिकली बाधा। क्या होता है ना इसमें, सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party not declared or known to be buyer before or at the time of contract is entered into. A pledges his car with C for a loan of rupees 15,000. A pledges his car with C for a loan of rupees 15,000, pledge किया, and promises him to give its possessions the next day. आज नहीं सर, नेक्स्ट दिन देंगे। Then sells the car immediately to B. ए ने बी को, सी को बोला था 15,000 में कार तेरे को प्लेज कर देंगे, प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे डिलीवरी देंगे। देन ए ने क्या किया, बी को सेल कर दिया इमीडिएटली। हु परचेज इट ऑन गुड फेथ, कौन, बी। गुड फेथ में लिया, मतलब एकदम सही दिल मतलब सही सोच के कि भाई ये ए का ही है और मुझे, मैं गुड फेथ से इसको ले रहा हूँ। विदाउट नोइंग द फैक्ट, बी विदाउट नोइंग द फैक्ट, मतलब ये पूरा फैक्ट इसको नहीं पता कि बे आइदर, मतलब वो सी को बेच रहा है, मतलब प्लेज कर दिया है। B may either ask A to clear the loan or himself may pay the money and then file a suit against A for recovery of the money with interest. आप बात समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पर? A जो है ये वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंसेस, मतलब A और B के बीच में ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बेसिकली A और C के बीच में कॉन्सेप्ट बना था। A ने प्लेस किया था अपना कार C को कितने में सर, 15,000 में, एंड प्रॉमिस किया था टू गिव इट्स पोजीशन इन द नेक्स्ट डे, एंड देन सेल्स द कार इमीडिएटली टू B, बेच दिया। हु परचेज इट ऑन गुड फेथ, कौन, B ने, विदाउट नोइंग द फैक्ट। बी में आइदर आस्क ए टू क्लियर द लोन, मतलब जो अमाउंट उसने लोन लिया था, ठीक है, वो क्लियर करे, और हिमसेल्फ में पे द मनी एंड देन फाइल ए शूट अगेंस्ट ए। ऑब्वियसली बी तो ए पे केस करेगा ही, बिकॉज जो एक्चुअली यहाँ पर सी का गुड्स था और ये उसका प्रॉपर मतलब कंट्रोलिंग भी ए के पास नहीं है, बिकॉज वो सी को ऑलरेडी वादा करके रखा था, पैसा भी लेके रखा था। तो यहाँ पर बी जो है वो ए के अगेंस्ट में केस भी शू करेगा, और रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट भी अगर कुछ था तो वो भी अमाउंट हो उससे जरूर मांगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि नॉन एग्जिस्टेंस इनकम्बरेंसेस, मतलब कुछ ऐसे वादा था जो एक्चुअली ए और बी को पता ही नहीं था। ये जो विदाउट नोइंग द फैक्ट, आप बात समझ रहे हो, ये फैक्ट इसको पता ही नहीं था, बट उसके बावजूद भी इसके सामने वो प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे केस में भी बी ए के ऊपर केस कर सकता है। आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस इनकम्बरेंसेस, बोलिए सर। सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, बोलो सर। यस सर। क्लियर है सबको? हाँ सर, आयन, स्नेहाशीष बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बेसिकली 16 subsection 3, an implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade. Regarding implied conditions or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule is that let the buyer be aware. Wait, ये let the buyer be aware इसी का चर्चा करने वाला सर केविट एम्प्टर में। केविट एम्प्टर बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है सेल ऑफ गुड्स में, ठीक है। लेट द बायर बी वेयर, okay, that is the seller is under no duty, the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but this rule has certain exceptions. सर बात समझ में आ रहा है? कोई भी सेलर अपने गुड्स के बारे में कुछ खराबी है ना वो कभी नहीं बताएगा, ठीक है। ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को जांच के परख के खरीदे। सर आप लोगों ने एक एड देखा था कि नहीं पता मुझे, ये जूम कार बोल के एक कंपनी आया था, जूम कार गाड़ी बेचता है सर। सेकेंड हैंड, हाँ, हायर पे भी देता है। हाँ हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ी बेचता है और हायर पे भी देता है ना सर? ये जूम कार रेंटल कंपनी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो ये कंपनी का जूम कार ही तो है या क्या है,
इसका एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि जूम कार का, या फिर ये कोई भी एक इसका, ये भी बहुत सुंदर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सुंदर था। अब कोई भी सेलर आपको इतना डिटेल्स में तो नहीं बताएगा इस तरह से, मतलब वो स्टार्ट किया था एडवर्टाइजमेंट लास्ट 2000 मोस्ट सर प्रोबब्ली जूम का सर रेंटे गाड़ी है सर। हाँ सर जूम का तो रेंटे गाड़ी है। हाँ हाँ, रेंटल गाड़ी था ना। तो फिर ये किसका है? ये नहीं, जूम कर नहीं है फिर। संदीप अग्रवाल का कंपनी है, संदीप अग्रवाल का। ये सॉफ्टक्लूज का, जो सॉफ्टक्लूज जिसका है ना सर, उसका है। क्या कंपनी का नाम कोई मुझे बता सकता है? वो कार एडवर्टाइजमेंट। देखो, हाँ ऐसा हाँ। कुछ। ना ना, कार देखो। नहीं नहीं, कार देखो नहीं। वो कार देखो तो कार्स अभी आया है। 24। हाँ। कार्स 24। नहीं। अरे बहुत चला था उस टाइम पे ये कंपनी का नाम। ड्रूम डॉट इन मोस्ट प्रोबब्ली। ओ ड्रूम 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 ड्रूम। ड्रूम डॉट इन। ये, हाँ, ये तो गाड़ी बेचने वाला कंपनी है, सेकेंड हैंड कार बेचता है। हाँ हाँ, सेकेंड हैंड बाइक्स यस सर। कार सब। हाँ, बाइक कार सब कुछ बेचता है। ड्रूम डॉट इन, हाँ, इसी में इसमें सेकेंड हैंड कार बेचने का एक बड़ा अच्छा था ड्रूम डॉट इन, संदीप अग्रवाल का, मुझे वही याद आ रहा है, ड्रूम डॉट इन। तो ये ड्रूम डॉट इन पे वही बोल रहा था कि अब कोई भी सेलर तो आपको अपना डिटेल्स तो बता के नहीं बेचेगा। तो ये क्या है ना, कई बार मेरे घर से निकालने के टाइम पे ना, मेरे पेड़ पौधा में कई बार टच करके निकला है। तो मतलब वो बेसिकली बोलना चाहता, तो गाड़ी यूज्ड कार है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टकराएगा, कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। बट फिर भी ये बायर पे डिपेंड करता है कि वो जांच परख के गाड़ी को खरीदे, और सेकेंड हैंड कार भी वो अच्छे से खरीद सकता है, क्योंकि वो ड्रूम डॉट इन पे उस पर अच्छा सेकेंड हैंड कार मिलता है या सेकेंड हैंड बाइक मिलता है। बेसिकली ये था उनका इसका कहने का सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट भी है ना, ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है कि वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि any particular purpose of goods, the rule is that the let the buyer beware that the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but this rule has certain exceptions। हाँ, कुछ exceptions है, आगे डिस्कस करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है किसी कारण से, where the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer the probable danger। if there is a breach of warranty, the seller may be liable in damages। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई दवाई हो, कोई मतलब मेडिसिनल कुछ मैटर्स हो, या फिर एसिड का, जैसे मार्केट में एसिड सेल होता है, ठीक है। तो वो एसिड के बारे में भी बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट माना जाता है। म्यूरेटिक एसिड जो हम लोग बाथरूम को साफ सुथरा करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना सर। तो इस तरह का प्रोडक्ट का डेंजरस, ऑब्वियसली डेंजर है। गांव साइड में यूज़ करते हैं वो, स्नेक भगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसको, क्या बोलते हैं रे उसको, जो स्नेक कार्बोलिक नहीं है, एसिड। कार्बोलिक एसिड। तो इस तरह का कुछ भी यूज करते हैं तो उसका डेंजरनेस होता है, तो उसके बारे में सेलर को पता होना चाहिए। तो आप बताने के टाइम पे प्रोडक्ट में लिख के रखो, प्रोडक्ट के अंदर, कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो तब सेलर लायबल नहीं है। तो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अब डिस्क्लोज करो कि भाई ये गुड्स डेंजरस है, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है, तभी आप ऐसे करोगे ना, अदरवाइज आप प्रूव कैसे करोगे बाद में, ठीक है। तो यही सब सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही प्यार से और एकदम डिटेल्स में लिख के रखा है, और तभी जाके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो केस का डीलिंग्स होता है। अब इसी पॉइंट के ऊपर रिगार्डिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है सर केविट एम्प्टर। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केविट एम्प्टर एंड इसका कुछ एक्सेप्शंस है कि नहीं है। अब केविट एम्प्टर का मतलब है, इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन केविट एम्प्टर मींस लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। लेट द बायर बीवेयर मतलब बायर आप सावधान हो जाओ, ठीक है, कि आप सावधान हो जाओ प्रोडक्ट खरीदने से पहले, सर्विस लेने से पहले। ये आपका, स्पेशली मैं गुड्स के बारे में ही बात करूंगा, दिस इज सिगरेट बायर्स। तंबाकू। हाँ बोलो। सिगरेट तंबाकू। नहीं, नॉट सिगरेट तंबाकू, नॉट सिगरेट तंबाकू। तो सुन तो पहले, ठीक है, नॉट सिगरेट तंबाकू। सिगरेट तंबाकू तो बोल के देता है, यहाँ पर वो बोलेगा नहीं, ये बायर खुद सावधान रहेगा, ठीक है। नॉट दी सीन गुड्स, सीन गुड्स में तो बोलना पड़ता है, जैसे आईटीसी सिगरेट का बिजनेस करता है, लेकिन उसको बोलना पड़ता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये कैंसर का कारण है, वो लिख के रखता है, वो अलग बात, वो तो सेलर ही खुद से बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोले लेट द बायर बी वेयर। तो व्हेन सेलर डिस्प्ले, देख ध्यान से सुनना, व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, इट इज फॉर द बायर्स, इट इज फॉर द बायर्स टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ द गुड्स। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, ही कैनॉट होल्ड द सेलर लायबल। अगर गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए
तो बायर सेलर को मतलब लायबल नहीं कर सकते। द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग। एकदम बाउंड नहीं है कि अगर गुड्स में डिफेक्ट है ये बायर का प्रॉब्लम है, सेलर का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि उसको बताना चाहिए था, अरे कोई अपना प्रोडक्ट खराब बोल के बेचेगा नहीं, वो सेलर है, ये बिजनेस डील है। आप इतना अवेयर बनो कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। तो सही गलत का पहचान होने के लिए आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ना जरूरी है। अगर आप कभी घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप कभी मार्केट का खबर नहीं रखोगे और फिर बाद में आप अगर लूट जाओ मतलब लूटे जाओगे, फिर आप बोलोगे कि हाय मेरे को लूट लिया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप बोका रहोगे। जैसे एक बहुत चाणक्य नीति का एक बहुत फेमस कहावत है सर, कि बोलते हैं कि सीधा पेड़ है ना सबसे पहले काटा जाता है। आप लोग जानते हो जो पेड़ सीधा रहता है ना, ट्रीज, ठीक है, जो ट्रीज सीधा रहता है ना वो ट्रीज सबसे पहले काटा जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब एक्स लेके आएगा ना काटने वाला, ठीक है, जो ट्री काटर्स लेके आएगा, वो सबसे पहले ना, अगर एक ट्री ऐसा है, ठीक है, एक ट्री ऐसा है, इसको काटने के लिए ना वो 10 बार सोचेगा भाई कहाँ से काटे। बट जो ये ट्री है ना ये तो सीधा दिख रहा है ना, तो पहले ही काट लेगा एकदम फटाक से। बट इस तरह का ट्री को काटने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ेगा भाई कहाँ पर कोप मारे तब जाके ये काट सकते हैं, पोजीशंस नहीं मिलेगा। तो इस सिंपल बात है कि आप ज़्यादा सीधा बनोगे तो काटे जाओगे, इसलिए ज़्यादा सीधा नहीं बनना है हमेशा, ठीक है। इसको बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं सर इसको? कूटनीति। जो भी हो, तो ये बिजनेस का फेयर डील है सर। इफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड्स विल serve the purpose for which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends on his own skill or judgment, the buyer cannot hold the seller responsible. The rule of caveat emptor is laid down in the section 16, which states that subject to the provision of this act or any other law of time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ द बायर हैड मेक नोन टू द सेलर, बात को ध्यान से सुनिएगा सर। इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज एंड द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज, बायर अगर सेलर को बोल दिया कि मेरा परचेज करने का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या पर्पस है, अगर पर्पस बोल दिया, बट अगर सेलर पर्पस जानने के बाद भी उसको गलत चीज दिया, तब इस केस में ये कैवेट एम्प्टर यूज नहीं होगा। द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल, बायर को पता है कि सेलर मतलब बायर सेलर के स्किल पे और जजमेंट पे पूरा भरोसा कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी मतलब ये सेटिस्फाई करता है। सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, कि जो डिस्क्रिप्शन मिला है आपको उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचना है। लेकिन सर आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से इसको बताऊंगा ना, तो आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैवेट एम्प्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। सुबह ध्यान से देखिए, ए सोल्ड पिग्स टू बी, ए सोल्ड पिग्स, पिग्स मतलब बेसिकली शुअर, ओके, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना शुअर, वो शुअर है। ए सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, अब ये पिग्स जो है ये इन्फेक्टेड पिग्स है, कॉज टाइफाइड टू अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर, जो खरीद रहा है उसके दूसरा जो और भी पिग्स है जो सही है लेकिन उसके अंदर उसको टाइफाइड फैला देगा बिकॉज इन्फेक्टेड है ये पिग्स। इट वाज हेल्ड दैट द सेलर वाज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट द पिग्स वर अनहेल्दी, कभी भी सेलर नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पिग्स को टाइफाइड हुआ है। द रूल ऑफ लॉ बीइंग कैवेट एम्प्टर, यहाँ पर रूल क्या है, कैवेट एम्प्टर का रूल है, कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पिग्स को टाइफाइड हुआ है, ये कभी नहीं बोलेगा वो, ठीक है। ये जो बायर है ना उसका अपने स्किल्स और जजमेंट से उसको पता करना पड़ेगा कि भाई आप देखो गाय को देख के मतलब काऊ खरीदने जाते हो, हॉर्स खरीदने जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अच्छा ये सेकंड केस थोड़ा अलग है, सेकंड केस थोड़ा अलग है। ये परचेज ए हॉर्स फ्रॉम बी, ये नीडेड द हॉर्स ऑफ फॉर राइडिंग, उसको राइडिंग करने के लिए हॉर्स चाहिए था, बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, ये फैक्ट बताए नहीं। द हॉर्स इज नॉट सुइटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुइटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन द कैरेज, राइडिंग के लिए वो सही हॉर्स नहीं है बट वो कैरेज ड्रिवन के लिए सही है। कैवेट एम्प्टर रूल अप्लाइज हियर एंड सो ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम बी। आप लोग बात समझ रहे हो, ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स एंड नॉर कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम बी। हाँ सर आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ दादा समझ आ रहा है। दीज आर दी कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि ये आपके ऊपर है कि जैसे
वो अगर बोल देता ना कि भाई मेरे को राइडिंग पर्पस के लिए हॉर्स चाहिए, तब ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाता। लेकिन वो तो बोला ही नहीं कि उसको पर्पस क्या है। पर्पस नहीं बोला तो फिर उसको हॉर्स चाहिए था, हॉर्स दे दिया। हम लोग भी कई बार दुकान में जाके ऐसे करते हैं ना कि बोल देते कि हमें ये दे दो। अब अरे भाई पर्पस बताओ, पर्पस के हिसाब से बोलोगे तो जाके आपको सही प्रोडक्ट मिल सकता है। अब पर्पस नहीं बोलोगे और फिर फालतू में जाके दुकानदार को क्लेम करोगे तो बात बनेगा नहीं सर। तो ये बहुत सारा ऐसे अड़ियल टाइप का कस्टमर्स होते हैं। अड़ियल समझते हो ना, जो सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है, बस जो वो सुन के आया है वही बोलेगा। अरे भाई जो बेचेगा उसका भी सुन ले कभी कभी। मैं देखा ऐसे अड़ियल टाइप का कस्टमर्स दुकान में जाके झमेला करता है, नहीं नहीं हमें वही चाहिए। अरे भाई ये प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम भी सुन के जाओ, नहीं। अच्छा ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शंस। Fitness as to quality or use, where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, as to show that the relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which is in the course of seller's business to supply. It is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for that purpose. वही बात कि अगर पर्पस के लिए पूछा जा रहा है तो एज पर द पर्पस सेलर को बेचना चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 डिटेल्स में बोलते हैं। एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर सम ट्रक्स टू बी यूज्ड फॉर हेवी ट्रैफिक इन अ हिली कंट्री। द ट्रक सप्लाइड बाय द सेलर वर अनफिट फॉर दिस पर्पस एंड ब्रोक डाउन। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस। यस सर, ये रियल केस है। हिली स्टेशंस पे, हिल स्टेशंस पे जो ट्रक चलता है ना, वो नॉर्मल प्लेन लैंड पे जो चलने वाला ट्रक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर आप कभी भी कश्मीर में जाओगे या फिर आप करगिल सेक्टर्स में या फिर हमारे इवन ज़्यादा दूर नहीं दार्जिलिंग ही चले जाओ, उस एरिया में जो ट्रक चल मतलब जिस तरह का ट्रक का ज़रूरी है उसका कंडीशन थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू प्लेन एरियाज में चलने वाला ट्रक का कंडीशन। इवन मैं उस दिन थोड़ा सा एक जगह में गया था सर, तो रास्ते पे जाते जाते मैं एक्चुअली से पूछ रहा था एक ड्राइवर से कि ये जो ट्रक चलता है रास्ते पे सबसे ज़्यादा किस कंपनी का ट्रक चलता है। तो बेसिकली दो फेमस कंपनी जो ट्रक के लिए है, एक है आपका अशोक लेलैंड और दूसरा है टाटा। आई होप आप लोग नाम जरूर सुनो है। एक है अशोक लेलैंड और दूसरा है टाटा। तो मैं पूछ रहा था उसको कि अशोक लेलैंड और टाटा इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ट्रक किसका है। ऐसे महिंद्रा वगैरह का भी ट्रक है बट अशोक लेलैंड और टाटा का ट्रक ज़्यादा दिखता है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे, बोला कि अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो आपको अशोक लेलैंड ज़्यादा दिखेगा, बट हाँ ऐसा नहीं कि साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखता, बिकॉज ट्रक तो आता जाता रहता है। टाटा का ट्रक ईस्टर्न इंडिया में टाटा का ट्रक ज़्यादा दिखता है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न में, बिकॉज बिकॉज यहाँ का टाटा का मार्केट यहाँ का है। बट वो बोल रहा था कि अब साउथ में पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स का जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका एरियाज में, तो प्लेन लैंड्स का एरिया कहीं जगह में बहुत कम है। तो इसलिए वो अशोक लेलैंड का इंजन थोड़ा हेवी होता है, ठीक है, कंपेयर टू टाटा इंजिन, बिकॉज टाटा का मैक्सिमम ट्रक प्लेन्स में चलने वाला एरियाज के लिए बनता है। तो कंपेरेटिवली मतलब थोड़ा सा कम हेवी होते हैं इंजन्स, ये ड्राइवर मुझे समझा रहा था। बिकॉज देखो सर मैं इस लाइन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जैसे कि वो बोल रहा था वही मैं आपको बस कहानी सुनाया, ठीक है। तो वही बेसिकली तो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो कंडीशंस ब्रीच हो जाएगा। तो इस केस में वो केवी टेम्पटर का बात आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये केस हुआ था सर प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। A draper purchased hot water bottle from a retail chemist. P asked the chemist if it would stand boiling water. If it would stand boiling water, the chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. The bottle burst when hot water was poured into it and injured his wife. It was held that the chemist shall be liable to pay damages to P, as he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as a hot water bottle. ऐसे रियल केस है ये, केस प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस है। उसने बोला था कि भाई ऐसा बॉटल दो जिसमें मैं गर्म पानी रख सकता हूँ। उसने गर्म पानी रखा, वो ब्लास्ट हुआ और उसके वाइफ को बहुत ज़्यादा चोट लगा, ठीक है, लोगों का जान जा सकता है सर। For the article can be used for only one particular purpose, the buyer need to tell the seller the purpose for which he required the goods. But where the article can be used for a number of purposes, the buyer should tell the seller the purpose for which he required the goods, if he wants to make the seller responsible. ठीक है। तो बिजनेस करना मतलब ऐसा ही नहीं कि जस्ट ऐसे ही बैठ जाए बिजनेस करने में, ठीक है। एक बार मेरे घर पे एक काम करता है ना सर, वो गेट कीपर था हमारे घर के, वहाँ पर वो बिजनेस का काफ़ी सारा प्रोडक्ट होता था, तो उसके लिए वो पहरादार रहता था। अभी उतना ज़रूरत नहीं होता, बचपन में उस तरह का पापा का बिजनेस था, तो पहरादार मतलब जो दारवान बोलते हैं ना सर हम लोग, तो वो हमारे घर में रात को सोता था स्पेशली गेट कीपिंग करने के लिए, दारवान के लिए। तो उसको माँ ने बोला कि जाओ बिस्किट लाओ। तो वो गया, उसको दुकानदार
वो कॉकरोच मारने वाला बिस्किट दे दिया। आप लोग सुने हो कभी ऐसा? कॉकरोच मारने वाला बिस्किट्स होते हैं। एक्चुअली कॉकरोच वगैरह क्या करते हैं ना, वो खाने पे आके मुंह लगाते हैं, तो इसलिए उसको मारने के लिए बिस्किट्स का टोप दिया जाता है। तो वो दुकानदार इसको कॉकरोच मारने वाला बिस्किट दे दिया, और वो भी आया और पैकेट में माँ ने भी देखा नहीं कि वो कॉकरोच मारने वाला बिस्किट है, और उसको डाल दिया पैकेट। मतलब एक बार पैकेट खोल के अगर डाल दिया तो फिर बच्चा लोग तो ऐसे ही बिस्किट्स का डिब्बा खोल के ले लेगा ना, तो हम भी बचपन में ले लिया था। और लेने के बाद फिर एक्चुअली क्या हुआ सर, पेट में दर्द होने लगा और फिर उल्टी भी हुआ था, बिकॉज वो तो जहर दिया हुआ है ना उसके अंदर, जो कॉकरोच को मार देगा। और छोटा बच्चा लोग को ज़्यादा अटैक कर लेता है, बिकॉज बड़े लोग फिर भी थोड़ा उसको ठीक ठाक ये कर ले। तो अल्टीमेटली दुकानदार के इस केस में हम लोग फंसा सकते थे, क्योंकि बिस्किट्स बोलेगा थोड़ी ना वो चूहा मारने वाला या फिर कॉकरोच मारने वाला बिस्किट मांगेगा। बिस्किट्स मतलब ऑब्वियसली इंसान मांग रहा है, तो इंसान के खाने के लिए। दुकानदार को भी सोचो कि वो उसका गलती क्या हुआ हो गया, वो शायद देखा नहीं होगा जब गुड्स को सजाया था, वो बिस्किट पैकेट को अलग से रखा नहीं था, इसीलिए उसने गलती कर दिया था। और ये जो दारवान गया था, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, बिस्किट्स बोला लेके आ गया, क्या कॉकरोच मारने वाला और क्या इंसान मारने वाला। समझ में आया सर? बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ओके। हाँ सर। इन बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद का केस। टिम्बर वर्स बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग, मतलब आप समझ रहे ना, बार्मा इज नोन फॉर टिम्बर, ठीक है, बार्मा इज नोन फॉर टिम्बर एंड जेम्स एंड ज्वेल्स। आप लोगों को पता है सर, दुनिया का जो फेमस फेमस ज्वेलरीज होते हैं, मतलब जो जेम्स बेसिकली, रत्न जिसको हम लोग बोलते हैं, रत्न मानिक बोलते हैं ना सर, हाँ, जेम्स वगैरह, वो एक्चुअली म्यांमार में मिलता है दुनिया का। वही एक्चुअली म्यांमार का मेन रिसोर्सेज था। ब्रिटिश आके ख़त्म करके चला गया। अभी भी थोड़ा बहुत है म्यांमार की मिट्टी में, अभी भी मिलता है, बट वो पहले वाला बात नहीं है। बट हाँ, ट्रीज अभी भी है, जो टिम्बर का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी है, ठीक है। दिस इज द म्यांमार, ये टिम्बर के लिए जाना जाता था। इवन आज भी कभी भी बात होता है ना, तो बार्मा टिक, टिक वुड मतलब सर सेगुन का पेड़ होता है, टिक वुड, हाँ, ये टिक वुड, बार्मा का टिक वुड ना अभी भी वर्ल्ड फेमस है। मतलब बार्मा टिक वुड में बहुत कुछ, इवन रेलवे का स्लीपर वगैरह बनना, रेलवेज का काम होना, बहुत कुछ होता था, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्चुअली यहाँ से रिसोर्सेज लेके इंडिया में रेलवेज का टाइम पे बहुत काम किया है सर, ठीक है। और इंडिया से बहुत सारा लोगों को लेके गया था यहाँ पर काम कराने के लिए, स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडियन पार्ट से बहुत लोग यहाँ पर काम करने गया था। आज भी अगर आप म्यांमार जाओगे, आपको वहाँ पर इंडियंस बहुत दिखेगा, बट हाँ, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बट पार्टीशन के टाइम पे 47 में बहुत लोग इधर आ भी गया। तो रबर का पेड़, टिम्बर का पेड़, ये सब म्यांमार में बहुत अच्छा होता है। म्यांमार का इकोनॉमी भी बहुत टॉप क्लास इकोनॉमी हुआ करता था, बट ये सर, ये यूरोपियन नेशंस ना लूटते लूटते सब खत्म करके गया। चलो सर, कोई बात नहीं, गुस्सा करके अभी कोई फायदा नहीं है, फिर से बनाना होगा, ओके, पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद, टिम्बर वाज परचेज्ड फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज रेलवे स्लीपर। अरे वाह, रेलवे स्लीपर ही आ गया, मैं तो देखा ही नहीं था। एंड व्हेन इट वाज फाउंड टू बी अनफिट फॉर द पर्पस, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अवॉइडेड। मतलब ऑब्वियसली कि रेलवे स्लीपर के लिए वो अगर अनफिट हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वही वाला केस एक्चुअली, मैं जो कहानी आपको बोल रहा था वही कहानी, मैं देखा भी नहीं थी, ये रेलवेज का भी एग्जाम्पल यहाँ पर देके रखा है, मुझे तो ऐसे ही याद आ गया, मैं बोल रहा था। ओके सर, चलो, ये तो कोइंसिडेंस बहुत बार होता है मेरे साथ, मैं देखता हूँ। गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, in case where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. Okay, goods sold by descriptions, where the goods are sold by description, there is an implied condition that the goods shall be correspond with the description. If it is not, so the seller is responsible. जैसे बोला, अगर ऐसे नहीं दे रहा है तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ये भी मैंने आपको पहले ही बोल के रखा कि मर्चेंटेबल क्वालिटी का गुड्स दो, अदरवाइज केवी टेम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा। केवी टेम्पटर क्या होता है कि वो बायर को सोचना पड़ता है कि गुड्स सही हो, कि मतलब वो खुद जांच परखे ले। But where goods are bought by description from a seller who deals in goods at the description that they are in implied condition that the goods shall be merchantable quality, the rule of KV tempted is not applicable. But where the buyer has examined the goods, this rule shall be applied if the defects were such which ought to have not been revealed by ordinary examinations. Sale by sample, goods by sample as well as description, trade usage, हर केस में KV tempter का proper use होता है सर। तो basically
एक एग्जांपल है, इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन बाय यूजेज ऑफ ट्रेड दैट द गारमेंट शैल बी रीजनेबली फिट ऑन द बायर। ऑब्वियसली अब रेडीमेड गारमेंट में नॉर्मली रीजनेबली फिट होना चाहिए, एकदम डिट्टो फिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, रीजनेबली फिट होगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको उतना ही फिटिंग फटिंग पहनना है, मतलब फिटिंग फटिंग पहनना है, तो फिर आपको क्या करना है सर, आपको किसी टेलर में जाके सिलवाना चाहिए, आपको रेडीमेड नहीं लेना चाहिए। तो सेलर एक्टिविटी कंसील्स ए defeat or is guilty or fraud, where the seller sells the goods by making some misrepresentations or fraud and the buyer relies on it, or when the seller actively conceals some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on a reasonable examination, then the rule of KV emptor will not apply. In such a case the buyer has a right to avoid the contract and claim damages। ठीक है, मतलब वो छुपाना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो छुपाए तो छुपा सकता है, बट अगर इसे सेलर को बायर को पता चल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, बस इतना ही, और डैमेज भी क्लेम कर सकता है। तो वो छुपा सकता है अपना प्रॉब्लम को, सेलर बहुत तरह से कर सकता है, बट बायर को नॉर्मली सोचना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो ये था केवी डेम्प्टर एंड रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल एरियाज, जो आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से ही समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो घर में, मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप आराम से इसमें कुछ एमसीक्यूज है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप लोग जाओ इस पर्टिकुलर चैप्टर से डिटेल्स में पढ़ो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ो, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पढ़ो, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये जो कंडीशंस एंड वारंटीज वाला एरिया है इसको एक बार प्लीज़ कंप्लीट कर लो, बिकॉज मैंने डिटेल्स में ही पढ़ाया, तो फिर क्वेश्चंस का भी जवाब आप एक बार गो थ्रू करोगे तो रेडी हो जाएगा। जितना है इतना कर लो, बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिटेल्स के स्टडीज़ के साथ साथ, ठीक है, जो आप घर में और प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसी वीक के अंदर आप लोगों को शेयर करूँगा, मैं रेडी कर लिया। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये मैं नेक्स्ट क्लास में चालू करूँगा, आज मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है। तो सर आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ बताइएगा, कोई सवाल हो तो कीजिए। सर समझ में आया ना सबको? यस सर। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जिन लोगों का है मैम के पास वो लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए, और जिन लोगों का कोई क्लास नहीं है वो घर पे एक बार इसको गो थ्रू कर ले, या फिर जो काम है कर ले, दूसरा पढ़ाई कर ले। ओके सर, ओके, प्रिया, रोशनी, इंकी, आयन, शुभो, स्नेहाशीष, ओके, साक्षी, ओके, ओके सर, टाटा, ओके, टाटा टाटा, थैंक यू सर। ओके सर, चलो टाटा, राखছি दादा। ओके।